Hello friends, this is Deepak Singh and today we'll be discussing the topic of India's Arctic policy. अब हम ये डिस्कस नहीं करें कि इंडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ऑफिशियली इंडिया ने आर्कटिक रीजन के लिए जो आपका नॉर्थ पोल है उसके लिए एक पॉलिसी रिलीज करी है। तो ये आपका न्यूज़पेपर में भी आया था कुछ टाइम पहले, हिंदू न्यूज़पेपर में भी इसके ऊपर आर्टिकल आया था और साथ में फिर काफी सारे आपके पोर्टल्स हो गए, जैसे इट्सा हो गया, आईडीएस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का थिंक टैंक है, उस पर भी बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि क्यों लॉन्च करी है, क्या बेनिफिट्स हैं। तो उस कंटेक्स्ट में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल, एक आर्कटिक काउंसिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, सो इज इट ट्रू और फॉल्स? आपका क्या आंसर रहेगा इसमें? या फिर इसका आंसर है कि अभी मेंबर नहीं है, आपका ऑब्जर्वर है। एंड अनदर क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड दैट हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द आर्कटिक काउंसिल? अभी कितने हैं? 6, 7, 8, 9, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? सो इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। सो उसमें करेक्ट आंसर है आपका 8 है। एंड अगेन a question can be framed that out of these which of the following countries is not a member of Arctic Council? For example, USA, UK, स्वीडन, फिनलैंड, इन चारों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री आर्कटिक काउंसिल की मेंबर नहीं है? सो ये क्वेश्चन बन सकता है। सो इसमें से करेक्ट आंसर है यूके। यूके इज नॉट अ मेंबर। एंड अंडर विच डिक्लेरेशन आर्कटिक काउंसिल वाज फॉर्म्ड? तो एक क्वेश्चन बन सकता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, आपका ओटावा डिक्लेरेशन हो गया, किसी और टाइप का हो गया, नैरोबी डिक्लेरेशन हो गया, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें है आपका ओटावा डिक्लेरेशन। सो अंडर दैट आर्कटिक काउंसिल वाज फॉर्म्ड। एंड एक और अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इंडिया का व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेशन? इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक काउंसिल में, अंटार्कटिका में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2 स्टेशन आपके हैं। और आपके आर्कटिक रीजन में, नॉर्थ पोल में, आपका एक इंडिया ने रिसर्च स्टेशन बनाया हुआ है, तो वो है आपका हिमाद्री। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड on which island is it located and it falls under the jurisdiction of which country? I think it's under the jurisdiction of आपका नॉर्वे में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपके पूछे जा सकते हैं। अगेन this topic was like, okay, this Arctic policy was released in March 2022 only, so hence this is relevant for आपका prelims as well as means दोनों के लिए है, इस साल के 2022 and 23 के लिए। So again I'll be covering this topic in a 3C approach, that is comprehensive, concise and contemporary। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली रिलीज करी है, पहले ड्राफ्ट रिलीज करा था कुछ महीने पहले, अब ऑफिशियली रिलीज करी है इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी, टाइटल इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका मार्च 2022 में ही रिलीज करा गया है, हिंदू न्यूज़पेपर में भी इसमें आर्टिकल आया था। अब हम आर्कटिक काउंसिल या फिर आर्कटिक रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भाई मेरे हिसाब से तो ज्योग्राफी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, सबसे पहले आपको मैप समझ लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताता रहा हूँ आर्कटिक आर्कटिक, आप कहेंगे यार समझ ही नहीं आ रहा कहाँ कौन से रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई थिंक द बेस्ट वे इज टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ आर्कटिक रीजन पहले तो। अब अंटार्कटिका और आर्कटिक में फर्क है। अंटार्कटिका में तो बिल्कुल एक सॉलिड मास आपका है आइस का, वो बिल्कुल सेंटर पे है जो साउथ पोल होता है। पर आर्कटिक रीजन में थोड़ा डिफरेंट है, आपका सेंटर में थोड़ा सा वेकेंट है, स्मॉल आइलैंड्स हैं आपके, और ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका आर्कटिक रीजन है। और अगर हम आर्कटिक रीजन में देखें तो कौन कौन सी कंट्री आपका आर्कटिक लाइन से आपके ऊपर आता है, ये आपका आर्कटिक सर्कल है, तो इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएसए ने बहुत साल पहले आपसे रशिया से अलास्का करके एक रीजन है वो परचेज कर लिया था। तो यूएसए का ये जो पार्ट है आपका अलास्का, ये आपका बिल्कुल नॉर्थ में है। तो वैसे तो यूएसए आर्कटिक रीजन में नहीं आता, बट थैंक्स टू अलास्का, अलास्का की वजह से यूएसए आपका आर्कटिक रीजन के अंदर आ जाता है। तो अगर हम इसको सीक्वेंस को रिमेंबर करें तो हम क्या कर सकते हैं, आपको नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड रशिया, इस तरीके से हम ये सीक्वेंस याद कर सकते हैं। तो अगर नॉर्थ कोरिया में देखें तो कनाडा आ जाता है आपका, और उसके नीचे कनाडा के नीचे नॉर्थ अमेरिका में कौन सा आता है आपका? यूएसए आता है, उसके अंदर आपका अलास्का आ गया। फिर अगर हम थोड़ा सा उसकी तरफ और डायरेक्शन जाए आपका क्लॉकवाइज में, तो आपका रशिया आ गया। नॉर्थ अमेरिका का इस टाइम पे जो मेन दुश्मन है आपका, एनिमी है, यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो आपका रशिया आ गया। फिर हम यूरोप की तरफ आए तो आपका 3 नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं जो ह्यूमन डेवलप इंडाइसिस पे हमेशा टॉप पे रहती हैं, आपने सुना होगा। ये 3 सिस्टर कंट्रीज हैं आपकी, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। तो हो गई यहां पे 2 कंट्रीज ये हो गई, तीसरी रशिया हो गई, 3 कंट्रीज और हो गई आपकी, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। ये ध्यान रखना कि फिनलैंड सबसे अंदर है, फिर उसके बाद आपका है स्वीडन है, एंड एंड में नॉर्वे आपका सबसे आउटर में है। तो तीनों ही कंट्रीज आ जाती हैं। फिर उसके बाद एक और कंट्री आती है डेनमार्क करके। अब डेनमार्क वैसे तो इसको टच नहीं करता, आर्कटिक आपका रीजन में आता नहीं है सर्कल में, बट डेनमार्क
कि जुरिस्डिक्शन में आपका एक आइलैंड है ग्रीनलैंड. सो ग्रीनलैंड इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ वेरी बिग आइलैंड विच इज बिगर देन द डेनमार्क, जो आपकी छोटी सी कंट्री है, तो वो इसको कंट्रोल करता है. तो डेनमार्क इसके अंदर आ जाता है. नाम इसका ग्रीनलैंड है पर वैसे पूरा आइस से कवर्ड है ये. और साथ में एक और कंट्री है आपकी छोटी सी आइसलैंड करके, और आइसलैंड वैसे काफी नाम आइसलैंड है पर काफी ग्रीन है इसमें, ग्रीनरी है इसमें, तो ये इसका बॉर्डर टच करता है. सो दीज आर द 8 कंट्रीज विच फॉल अंडर द आर्कटिक रीजन. क्योंकि अभी मैं इसकी जियोपॉलिटिक्स आपसे बताऊंगा तो ये आ सकता है कि चाइना एज यूजुअल ऑलवेज हमेशा साउथ चाइना सी हो, कहीं पे भी हो, इंडियन ओशन हो, वो तो अग्रेसिव होके आ जाता है. तो कह रहा है मैं तो आर्कटिक रीजन में भी आ रहा हूं, पर आर्कटिक रीजन में चाइना बाउंड्री टच नहीं करता. चाइना का कोई भी लैंड मास इसके अंदर आता नहीं है. दैट्स व्हाई चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल, और इंडिया भी आर्कटिक काउंसिल का इसलिए मेंबर नहीं है. सो दीज आर द 8 कंट्रीज विच फॉल अंडर आर्कटिक सर्कल, एंड दीज आर द 8 कंट्रीज हेंस which fall under the आपका membership, which are the members of Arctic Council. So the best way to remember is start from North America, फिर साइड में आप रशिया पे चले जाओ, फिर आपका यूरोप में आ जाओ, यूरोप में भी ग्रुपिंग आ जाएगी आपकी फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिर आपका हो गया डेनमार्क में एक आइलैंड है आपका, डेनमार्क आइलैंड कंट्रोल करते हैं ग्रीनलैंड का, एंड देन लास्ट इज आइसलैंड. तो इस तरीके से 8 कंट्रीज हैं आपकी. तो मैंने आपको बताया था आर्कटिक काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी आर्कटिक पॉलिसी में भी जो इंडिया ने रिलीज करी है उसके बारे में मेंशन करा हुआ है. सो दिस वाज फॉर्म्ड इन 1996 अंडर ओटावा डिक्लेरेशन. ओटावा आपकी कनाडा में एक जगह है, तो 1996 ओटावा डिक्लेरेशन. यूपीएससी कैन आस्क अ क्वेश्चन दैट अंडर दिस डिक्लेरेशन व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड. अगर हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में बात करें तो वो लंदन डिक्लेरेशन के अंदर बनी थी. तो इस तरीके से ये डिक्लेरेशंस भी इंपॉर्टेंट है. तो बनी तो थी आपकी ये ओटावा डिक्लेरेशन से, जो कनाडा में है. हेडक्वार्टर भी स्टार्टिंग में था, बट सिंस 2012 आपका 2012 से आपका इसका हेडक्वार्टर है नॉर्वे में लोकेटेड, जहां पे इंडिया का हिमाद्री स्टेशन भी आपका लोकेटेड है, और उसमें भी नॉर्वे में भी एक जगह है ट्रोम्सो करके, वहां पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है. 8 नेशंस मैंने आपको बता दिया कि इसके मेंबर है जो आर्कटिक रीजन के अंदर आते हैं, आर्कटिक सर्कल के अंदर आते हैं, एंड दे मेक अप द आर्कटिक काउंसिल. एंड इंडिया हैज द ऑब्जर्वर मेंबर स्टेटस. ऑब्जर्वर मेंबर का स्टेटस का मतलब है कि इंडिया कैन ऑब्जर्व द मीटिंग्स बट दे कांट वोट, एंड दे आर नॉट बाइंडेड बाय देयर डिक्लेरेशन. तो ये आपकी 12 अदर कंट्रीज हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है. 12 कंट्रीज हैं जिसमें से इंडिया को भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला. सो इंडिया इज नॉट अ मेंबर बट हैज अ ऑब्जर्वर स्टेटस. सो ये आपके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरीके से हो सकता है पॉलिसी पे ना पूछे पर इस पे क्वेश्चन पूछ ले. अब हम बात करते हैं पॉलिसी में. मैंने आपको बता दिया पॉलिसी के बारे में, आर्कटिक रीजन भी समझा दिया, और मैंने आपको बता दिया आर्कटिक काउंसिल भी क्या है. तो पॉलिसी जो इंडिया ने आर्कटिक पॉलिसी ऑफिशियली रिलीज करी, अगेन इट्स नॉट अ ड्राफ्ट, इट्स ऑफिशियल पॉलिसी. इट हैज आइडेंटिफाइड 6 पिलर्स ऑफ दिस पॉलिसी, एंड दीज आर साइंस एंड रिसर्च, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कॉपरेशन, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट छोड़िए, बस ये ध्यान रखिए एनवायरमेंट या फिर क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वहां पे आर्कटिक जो एरिया है, रीजन है, वो मेल्ट हो रहा है, उसके चक्कर में सी लेवल राइज हो रहा है. तो ये एक बहुत ही एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है. ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग. अब ये मैं आपको समझा देता हूं सारी चीजें. जैसे मैंने आपको बताया कि हिमाद्री आपका रिसर्च स्टेशन है, वो आपका साइंस एंड रिसर्च के डोमेन में आ गया, बट इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि अब आर्कटिक रीजन को, जब मैं इसका आपको एनालिसिस बताऊंगा, कि साइंस एंड टेक से मूव करके बाकी सारी डायमेंशंस भी कवर करनी है. तो अब इकोनॉमी भी देखनी है वहां पे, टू इंश्योर दैट कि वहां पे बहुत ज्यादा रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं, आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑयल एंड गैस की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वहां से ये सारे रिसोर्सेज की नीड है. तो इस वजह से इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कॉपरेशन. थर्ड इज क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. मैंने आपको बताया कि वहां पे सी लेवल आपका बढ़ रहा है, क्योंकि आर्कटिक रीजन आपका, वहां पे जो आइस है सारी मेल्ट हो रही है, और आर्कटिक रीजन आपका मॉनसून्स भी इन्फ्लुएंस करता है. इस वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, नए सी रूट्स बनेंगे, जैसे आर्कटिक काउंसिल, वहां पे जो आइस शीट है वो सारी मेल्ट हो रही है, तो यानी कि नए ट्रेड रूट्स निकलेंगे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट आ गया. गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया आर्कटिक काउंसिल है, तो क्या क्या किस तरीके से इंडिया और ज्यादा प्रोग्रेसिव रोल प्ले कर सकता है. एंड नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, कि इंडिया पैसे भी लगाए, मतलब इन द मैन पावर इंडिया के पास हो कि आर्कटिक रीजन में रिसर्च कर पाए, फंडिंग प्रोवाइड करे जाए, पोलर रिसर्च व्हीकल होना चाहिए. तो ये आपके 6 पिलर्स हैं. तो दीज आर द 6 पिलर्स, डू रिमेंबर दैट. एंड अगेन एमसीक्यू कैन बी फ्रेम्ड दैट अमंग दिस 6 पिलर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिलर ऑफ द आर्कटिक पॉलिसी का आपके
पिलर्स में, तो अगेन इस पे क्वेश्चन बन सकता है. सो इन दैट केस द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल द 6 आर द पिलर्स. सो ये प्रीलिम्स में भी ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सो डोंट इग्नोर दिस फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा नहीं है कि मेंस में बिल्कुल फैक्चुअल, आपके प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीलिम्स में भी एनालिटिकल पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी बहुत फैक्चुअल पूछे जा सकते हैं. तो फीचर्स में मैंने आपको बता देता हूं, जैसे बताया था कि साइंटिफिक ओरिएंटेशन तो है ही. तो इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी जो है आपकी, इट हैज गॉन बियॉन्ड द प्योरली साइंटिफिक अप्रोच बाय फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट. वो तो पिलर्स हो गए, बट आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फीचर्स, तो मैंने आपको बताया क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया है. साथ में जो इसके फीचर्स हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, मैं तो आपको कंसाइज वे में बता रहा हूं कि फंडिंग के बारे में भी ये कहता है कि नाउ सफिशिएंट फंडिंग विल बी एलोकेटेड, बिकॉज पास्ट में फंडिंग का इशू रहता था. तो उसने इस डॉक्यूमेंट ने कहा है कि अच्छी खासे बजटरी रिक्वायरमेंट्स आपकी एलोकेट करी जाएंगी, कितना है वो टाइम टू टाइम डिसाइड करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोलर रिसर्च वेसल. इट कॉल्स फॉर एक्वायरिंग अ डेडिकेटेड आइस क्लास पोलर रिसर्च वेसल. इंडिया के पास काफी सारे वेसल्स हैं इस टाइम पे आपके इंडियन ओशन में, साउथ चाइना सी में आपके घूमते रहते हैं, या तो एक्वायर करे हैं या फिर उन्होंने बिल्ड करे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी है. बट आर्कटिक रीजन में वहां पे इतनी ज्यादा स्नो है, इतनी टफ कंडीशंस है कि वहां पे नॉर्मल ये रिसर्च वेसल्स हैं आपके काम नहीं कर पाएंगे. इसी वजह से कहा है आइस क्लास पोलर रिसर्च वेसल. आप टाइटैनिक भी देखी होगी भाई, टाइटैनिक भी डूब ही गया था अल्टीमेटली. अब ऐसा नहीं चाहते कि टाइटैनिक जैसा आपकी हादसा डिजास्टर इंडिया में हो, तो इसी वजह से एक पोलर रिसर्च वेसल आइस क्लास जो आपकी आइस को भी ब्रेक कर पाए, एक आइस ब्रेकर काइंड ऑफ आपका वेसल, तो उसको एक्वायर करने की बात कही है. साथ में कहा है होल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. इस टाइम पे भी आपकी एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, फिर आपकी वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, पर स्पेसिफिकली डेडिकेटेड एजेंसी कोई नहीं है जो सिर्फ आर्कटिक रीजन को देखे. तो ऑब्जेक्टिव है कि एम्पावर्ड आर्कटिक पॉलिसी ग्रुप एक क्रिएट करा जाएगा. ऐसा नहीं है कि अभी एजेंसीज नहीं है, पर वो जो एजेंसी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, वो आर्कटिक को भी देख रही है, अंटार्कटिक को भी देख रही है, एंड हिमालयास को आपका थर्ड पोल कहा जाता है. तो उस कंटेक्स्ट में कोई डेडिकेटेड आपकी बॉडी नहीं है, तो ये आपका करा जाएगा. अवेयरनेस फैलाई जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स में अगर अपनी ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ें तो उसमें आपको बता दिया जाएगा बॉर्डर्स के बारे में, इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में, अफ्रीका के बारे में, यूरोप के बारे में, यूएसए के बारे में, पर कभी आर्कटिक के बारे में नहीं बताया जाता. तो स्कूल्स में भी आपकी अवेयरनेस फैलाई जाएगी. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, अ पूल ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कि आपकी इसके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट हुआ करेगी कि आर्कटिक रीजन को टारगेट करने के लिए. तो ये इस पॉलिसी के फीचर्स हैं. अब मैं बात करता हूं कि पॉलिसी तो आ गई, पर हो सकता है आप मेरे से पूछें कि यार इसकी जरूरत क्या थी, व्हाट वाज द नीड ऑफ आर्कटिक रीजन, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द, अभी चाइना इस टाइम के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारे कन्फ्लिक्ट तो चलते ही रहते हैं, आर्कटिक रीजन में वहां पे कोई बंदा नहीं रहता, पेंगुइन्स रहते हैं वहां पे, उनके लिए वहां पे हम क्यों टारगेट कर रहे हैं. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्कटिक रीजन, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉलिसी, दैट व्हाई इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन इट, व्हाई वी कांट इग्नोर इट. सो फर्स्ट इज, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन के बारे में बात पढ़ रहे होंगे कि इन द बेस्ट के सिनेरियो आपका 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ही. बाय द एंड ऑफ सेंचुरी इट कैन बी 2 और 2.5. तो जैसे जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपका वर्ल्ड टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से वहां पे जो आइस शीट्स हैं आपकी अंटार्कटिका एज वेल एज आर्कटिक रीजन में, वो आपकी मेल्ट हो रही है. सो जो वहां पे आर्कटिक रीजन में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दैट इज 3 टाइम्स फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उसके चक्कर में आपके काफी चेंजेस हो रहे हैं, आइस शीट्स बढ़ रही हैं, सी लेवल आपका राइज हो रहा है. और जब सी लेवल राइज होगा, यानी कि तो जो लो लेवल पे जो आपकी कंट्रीज हैं उनके डूबने के चांसेस हैं. ये तो आर्कटिक रीजन में है, बट ओवरऑल भी मालदीव्स का देखा जाए इंडियन ओशन में है, तो वो उसको भी डर लगता रहता है कि वो लो लाइन कंट्रीज है, वो डूब जाएंगी. सो अगेन इस वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और उसकी वजह से आपका राइजिंग सी लेवल हो रहा है. फिर तीसरा पॉइंट अगर हम कहें तो फर्स्ट पॉइंट सिग्निफिकेंस में बात करें ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड इज आपका राइजिंग सी लेवल. उसी से ये राइजिंग सी लेवल तो एक आपका नेगेटिव एस्पेक्ट है कि चलो यार हो सकता है आपका डूबना या फिर आपका डिजास्टर के इश्यूज होंगे, पर उसका पॉजिटिव ये कनेक्टिविटी. अब अगर हम इस टाइम पे देखें, अगर हम मैप इस टाइम पे देखें आर्कटिक रीजन का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी ज्यादा आपके यहाँ पे आइस शीट्स हैं जो बहुत ज्यादा आपकी यहाँ पे फ्रोजन हो जाती हैं. पर जैसे ही आपका अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आइस शीट्स आपकी कम हो जाएंगी. तो अगर अभी इस टाइम पे अगर आप मैप देखेंगे कि यूरोप से लेकर चाइना तक अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो अफ्रीका के अराउंड से फिर आपका ये मलक्का स्ट्रेट हो गया, रेड सी हो गया, वहां से पूरा ट्रैवल करके आपका ट्रेड आता है. बट इजीली क्या होगा, अगर यूरोपियन कंट्रीज खासकर यूके हो गई, उसको चाइना तक भेजना है कुछ, तो वो आर्कटिक रीजन की तरह ऊपर से आपका चले जाएगा. तो ये नए आपके ट्रेड रूट्स बनेंगे.
ये आपका बेनिफिट हो गया कनेक्टिविटी का। तो इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल ईस्ट वेस्ट रूट, ये आपका बाईपास कर देंगे आपका, और आपका ऊपर से नॉर्थ से आपका चले जाएगा। सो दैट विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन अमेरिका, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। तो कनाडा से चाइना तक का आपका डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। एक और चीज, अगर हम हिमालयस के बारे में भी बात करें कि ऑल्दो आर्कटिक रीजन एंड हिमालयस आपका जोग्राफिकली डिस्टेंट है, बट कंडीशंस वहां पे सेम है। तो अगर इंडिया को हिमालयस के बारे में कुछ आपको नॉलेज चाहिए तो वो आर्कटिक रीजन में भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हिमालयस पे बड़ी मुश्किल है इतनी हाइट पे जाना, वहां पे रिसर्च करना। तो अगर आर्कटिक रीजन में हिमाद्री स्टेशन है, अगर वहां पे हम रिसर्च कुछ करते हैं तो वहां से हमको हिमालयस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, दैट हाउ द ग्लेशियर्स मेल्ट इन द हिमालयस। और हिमालयस को मैंने बताया था कि थर्ड पोल कहा जाता है। साथ में अगर मॉनसून्स को भी समझना है, क्योंकि इंडिया की जो भी आपका एग्रीकल्चर है, जो भी आपका इरिगेशन है, वो मॉनसून डिपेंडेंट है। तो आर्कटिक रीजन आपका मॉनसून्स भी इन्फ्लुएंस करता है। इस कंटेक्स्ट में आपका आर्कटिक रीजन पे हमको और स्टडीज करनी चाहिए। मिनरल रिसोर्सेस मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में कि ट्रेड रूट्स तो निकलेंगे, साथ ही साथ आपका बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, जिंक, लेड, प्लेसर, गोल्ड एंड क्वार्ट्ज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम रेयर अर्थ की बात करते हैं। कहा जाता है कि एक टाइम पे गोल्ड इंपॉर्टेंट हुआ करता था, फिर उसके बाद ऑयल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पर इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा मेजर आपका रिसोर्स है, जिसके चक्कर में चाइना बहुत ज्यादा आपका भाव खाता रहता है, तो वो है रेयर अर्थ। तो चाइना के पास बहुत ज्यादा है, और यही आपका सारा सेमीकंडक्टर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका यूज करा जाता है रेयर अर्थ। तो इसकी बहुत शॉर्टेज है और इसका मेजर रिसोर्स चाइना में है। बट अपार्ट फ्रॉम चाइना, ये आपका आर्कटिक रीजन में भी है। ग्रीनलैंड में इसका a quarter of the world's rare earth reserves are located in Greenland itself। तो वो जो बैरन लैंड है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगेन इंडिया को अगर अपनी साइंस एंड टेक के एम्बिशंस पूरे करने हैं तो रेयर अर्थ एक्वायर करने पड़ेंगे, एंड हेंस आर्कटिक रीजन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो मिनरल्स हो गए आपके जिंक, लेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेयर अर्थ। साथ में अगर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें तो आर्कटिक कंटेन्स अ लॉट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज। तो अगेन इंडिया इज एनर्जी सिक्योरिटी का इशू रहता है, एनर्जी डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस के लिए। आपका मिडिल ईस्ट हो गया, और रिसेंटली यूक्रेन रशिया क्राइसिस के कंटेक्स्ट में रशिया के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो इस कंटेक्स्ट में आपका हाइड्रोकार्बन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जैसे जैसे आपका आइस मेल्ट हो रही है, नए आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो एक्सपोज हो रही है, और वहां पे अपॉर्चुनिटीज है हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये भी इसका बेनिफिट हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बताया कि जियोपॉलिटिक्स, तो ये भी है। अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था स्पेसिफिकली आर्कटिक काउंसिल में 8 मेंबर हैं, रशिया और मेन तो यूएसए की लड़ाई है, पर साथ में चाइना को हमेशा हर जगह पे एंटर करना ही पड़ता होता ही है। तो 2008-18 में 2018 में चाइना ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी रिलीज करी। उसके अंदर यह कहा कि चाइना इज अ नियर आर्कटिक स्टेट। अब ये नियर आर्कटिक क्या होता है? अब या तो ब्लैक होता है या व्हाइट होता है, तो ये ग्रे कहां से आ गया उसमें? वो ठीक है, ये आपकी वहां पे पोएम्स वगैरह में या फिर आपका फिलोसफी में काम आता है, पर यूएसए ने क्रिटिसाइज करा, आइदर यू आर आर्कटिक स्टेट और यू आर नॉट आर्कटिक स्टेट। डोंट क्लेम योरसेल्फ दैट यू आर अ नियर आर्कटिक स्टेट। आप नियर आर्कटिक स्टेट नहीं हो कि हाँ पास में, ऐसा तो इंडिया भी है कि थोड़ा सा और नियर हो गया, या फिर थोड़ा सा फार आर्कटिक स्टेट, बट चाइना इज नॉट। सो डू रिमेंबर दिस। बट अगेन चाइना को भी पता है कि रेयर अर्थ्स हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, कनेक्टिविटी के कंटेक्स्ट में चाइना आल्सो वांट्स टू गेन बाय क्लेमिंग इटसेल्फ एज अ नियर आर्कटिक स्टेट। चाइना वाज ट्राइंग टू से दैट ओके लेट मी ग्रांट सम मेंबरशिप ऑफ आर्कटिक काउंसिल इस कंटेक्स्ट में। तो इसी वजह से आपका यूएस, चाइना, रशिया, नाटो, सारे यूरोपियन कंट्रीज आपका फोकस कर रहे हैं। बट साथ में कुछ और भी इश्यूज है कि अभी इस टाइम पे, अगर इस टाइम पे कुछ पिटफॉल्स देखे, थोड़े बहुत इश्यूज, माइनर इश्यूज देखे, तो बाउंड्री इश्यूज हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब ओवरलैप करते रहते हैं। तो ये एक छोटा सा इशू है आर्कटिक रीजन में। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंडिया की एसोसिएशन देखें, अभी हमने क्या करा इस लेक्चर में, आर्कटिक काउंसिल के बारे में पढ़ा, आर्कटिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा, उस रीजन के बारे में बात करी। अगर हम ये बात करें कि इंडिया की क्या एसोसिएशन है आर्कटिक रीजन के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया का इकलौता सोल रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, वो आपका है 2008 में लॉन्च करा था। एंड दिस इज अ प्लेस, अगर हम यहां पे देखें, नाए एलेसंद, ये आपका नॉर्वे में आता है। आपका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया। तो ये आउटर वाला नॉर्वे है, और ये जो आइलैंड है ये नॉर्वे में आपका पार्ट आ जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये जो जगह का नाम है नाए एलेसंद, तो यहां पे इंडिया ने अपना रिसर्च स्टेशन बनाया है हिमाद्री, एंड दैट वाज इन 2008। तो एक तो ये है। दूसरा एक और एसोसिएशन है, इसके बारे में तो पढ़ा होगा, पर इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इंडिया इज वन ऑफ द ओरिजिनल हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द
स्वेलबार्ड ट्रीटी ऑफ 1920, एक स्वेलबार्ड ट्रीटी है 1920 में नेगोशिएट करी थी, यानी कि 100 ईयर ओल्ड एसोसिएशन है। तो इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, आपका ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भी ये ट्रीटी में इंडिया पार्टिसिपेट करा था। एंड दिस ट्रीटी प्रोवाइड्स द राइट ऑफ वीजा फ्री एक्सेस एंड कंडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया इन स्वेलबार्ड। तो इसी चक्कर में हम वहां पे रिसर्च एक्टिविटीज कर सकते हैं, वीजा फ्री एक्सेस है, तो हम अपने इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस ट्रीटी इज सिग्निफिकेंट। तो मैंने बताया था कि द स्वेलबार्ड ट्रीटी ये आपका इंडिया को एक्सेस ग्रांट करती है फॉर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल। एंड ओटावा डिक्लेरेशन के अंदर आपकी क्या बनी थी, आर्कटिक काउंसिल की फॉर्मेशन हुई थी इन 1996 आई थिंक। तो ये फ्रेंड्स इंडिया का एसोसिएशन है। पर क्या क्या इशू हैं अगर इस टाइम पे देखा जाए, फिर भी अगर माइनर इश्यूज हैं, किस किस पे वर्क करना होगा कि पहली बात तो ये है कि ऑब्जर्वर नेशन जो आपके 13 थे, इंडिया प्लस 12 अदर ऑब्जर्वेशन, जो मैंने बताया था कि अब तक इंडिया की कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं थी, अब जाके आई है। अभी तक सारा साइंटिफिक ओरिएंटेशन थी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट इग्नोर करा था, सिक्योरिटी एस्पेक्ट इग्नोर करा था, फंडिंग के इशू थे, पोलर रिसर्च वेसल नहीं था, अवेयरनेस कम थी, कैपेसिटी लेवल पे थे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंटली अगर हम देखें तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है, जो इंडिया की एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करता है। बट अगेन दिस नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, आप इसके नाम में देख सकते हैं कि पोलर में आपका आर्कटिक भी आ गया, अंटार्कटिक भी आ गया, एंड देन ओशन रिसर्च भी आ गया। तो इसको बहुत ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं, कोई डेडिकेटेड एजेंसी नहीं है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी अलग से है। तो दैट्स वाई जो पॉलिसी ने बताया था कि एक डेडिकेटेड एजेंसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे इश्यूज आर्कटिक आपका पॉलिसी के बारे में। तो यही इसको जो सारे गैप्स थे उसी को पूरा करने के लिए, फिल करने के लिए ये पॉलिसी लॉन्च करी थी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर आपका, इंडिया रिसेंटली रिलीज्ड आर्कटिक पॉलिसी, जिसमें मैंने आपको आर्कटिक रीजन के जो भी सारे एसोसिएटेड एस्पेक्ट थे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, यूपीएससी के लिए रिलेवेंट थे, वो मैंने कवर कर दिया। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो और ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू द लेक्चर, देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस via Facebook, Instagram, Telegram, and YouTube. These are the various social media platforms. And you can also call us 93190576000. If you have any query related to this lecture, India's foreign policy issues, or in general about any other topic, then please feel free to connect with us. Our team will get back to you. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.